मैम खोड़ा कॉलोनी जो ज़िला गाज़ियाबाद इतनी बड़ी आबादी है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या जो हमने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर देखी वो है पेयजल की समस्या। तो मैं जानना चाहती हूँ कि नगर पालिका के अध्यक्ष होकर आपने पेयजल की समस्या के लिए सबसे पहले क्या क्या किया? जी, जब 2017 में मतलब मैं चेयरमैन बनी यहाँ से, और सबसे पहले मैंने 2018 में अपनी सबसे पहली बोर्ड बैठक में मैंने सिर्फ इसी प्रस्ताव को रखा था कि भाई मुझे खोड़ा में पानी चाहिए। उसमें मेरे सारे सभासदों द्वारा हमने बोर्ड मीटिंग में इसको पास किया। 127 करोड़ का हम लोगों ने बजट बनाकर तय करके इसकी डीपीआर बनाकर हमने शासन को भेज दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारी फाइल है और वहाँ से उन लोगों की विचारधारा जो हमारे उसमें आई है, उन लोगों का कहना है कि भाई हमारा नवेड़ा से जो बातचीत हुई उसमें नवेड़ा आपको पानी देना नहीं चाह रहा है। आपको कुछ दिन आपको रुकना होगा, कम से कम 6 महीने के लिए आपको इस बजट के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये तय है कि खोड़ा को पानी दिया जाएगा। पानी की समस्या को लेकर आप बता रहे हो कि हमें आश्वासन मिला है, लेकिन नगर पालिका ने क्या इस कोई कोशिश नहीं की कि जो लोग पानी की बोरिंग करवा रहे हैं या जो लोग क्योंकि कुछ लोकल लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि बोरिंग में भी हमें कोई मदद नहीं मिलती है। ऐसा हुआ कि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था बैठ के कि हम ऐसा करते हैं कि भाई जगह जगह हम बोरिंग करवा देते हैं, लेकिन बोरिंग भी नहीं चल रही है। इसमें अगर हम बोरिंग का भी बोरिंग में भी अगर अच्छा, आपने अपने स्तर से कुछ बोरिंग्स कराई? बिल्कुल कोशिश करी है हमने, लेकिन उसका कहने का मतलब एक ही होता है कि मतलब आज हम बोरिंग करा देते हैं, वो भी साल से या 6 महीने के अंदर अंदर वो भी पानी वहाँ से भी मुझे जब सोचिए इतनी जल्दी जल्दी पानी का स्तर गिरता जा रहा है कि कहीं हमको 160 फीट पे मिल जाता था, आज वो 350 हो गया, 400 हो गया, और 500 पे जाते कितना समय लगता है। तो मेरा कहने का मतलब यही कि हम अपने पैसे को इधर उधर खर्च ना करके, जो हमारा फोकस है सबसे पहला कि हमें टंकी हमारी चिन्हित हो जाए और हमें उसके द्वारा हमें पानी मिल जाए, उससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। पेयजल के संदर्भ में यहाँ के विधायक सुनील शर्मा जी से आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो ये रहा कि उन्होंने सदन में भी इस बात को उठाया था कि हमारा खोड़ा वाकई में ही पानी के बगैर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपस में एक दूसरे से लड़ाई होने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये कि बोरिंग करवाते हैं लोग 4-5 घर मिलकर, और उसमें भी कभी किसी ने अपना तरीके सवाल खोल लिया, किसी ने आपस में मतलब उनका झगड़ा होना निश्चित होता है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने, और अगर एक ही इंसान की बड़ी बोरिंग करवा देते हैं तो आसपास के लोगों के पानी सबके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बोरिंग में फिर पानी नहीं जाता है। जब बड़ी बोरिंग हो जाती है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि 6-7 घरों का एक ही बोरिंग हम लोग करवा सके। दूसरा, अब फ़िलहाल बीच में पर्चियाँ कटती थी, क्योंकि रोड कटिंग होती है, तो उस रोड कटिंग की एक पर्ची कटती थी बड़ी बोरिंग की, उसके लिए भी मैंने बोर्ड मीटिंग में उस प्रस्ताव को भी पास किया। मैंने कहा कि आगे से कोई भी बोरिंग पे कोई पर्ची नहीं कटेगी, क्योंकि लोग कैसे कैसे करके बोरिंग करवा रहे हैं। मैम आप तो ये कह रहे हो कि हमने ये प्रस्ताव रखा और वो पारित भी हुआ कि आगे से बोरिंग पर कोई पर्ची नहीं कटेगी, लेकिन अभी भी मैं कल ही गई थी और अभी भी मुझे स्थानीय, मैं वार्ड नंबर 21 में थी, वार्ड नंबर 9 में भी मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी भी पर्चियाँ काटी जा रही हैं। जी, मेरी तरफ से तो बिल्कुल वाकई में ही आप मेरे सभासदों के द्वारा, मेरे सभासद भी थे, मेरे अधिकारी भी थे, उनके सबके सामने इस बात को मैंने रखा है कि मैंने की पर्ची नहीं कटेगी, क्योंकि जनता को पानी देने का काम हमारा है, और अगर हम उससे नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो अपने तरीके से पानी बिल्कुल मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी चाहे बोरिंग के द्वारा या किसी से लेकर, और उसके बाद भी आप लोग पर्ची के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने मेरी नगर पालिका से कोई मतलब आप ये मानती हैं कि इस आदेश के, आपके इस आदेश के बाद भी अगर नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी अगर है तो ये अवहेलना है, ये आपके आदेश की अवहेलना है, और क्या आप इस पे कार्रवाई करोगे अगर आपके संज्ञान में आता है? मेरे संज्ञान में आता है तो मैं बिल्कुल कार्रवाई करूँगी, क्योंकि मैं जनता से 1 रुपया नहीं चाहती। जब मैं जनता को कुछ दे नहीं सकती तो उनसे मैं लेने की हकदार नहीं हूँ, और जिसमें कि पानी तो उनकी मूलभूत उनकी सुविधाएं है वो मुझे देनी है, क्योंकि मेरा हक है उनको पानी मुहैया कराने का। और उसमें भी अगर वो अपने तरीके से पानी ले रहे हैं तो उसमें अगर मेरी नगर पालिका का कोई पैसे मांगने चला जाता है तो वो बहुत गलत बात है। इस समस्या को लेकर वीके सिंह तक क्या आपकी बात पहुंची है? मतलब रीना भाटी जी की बात क्या उन तक पहुंची है? अभी से जिस तरीके से आप देख ही रहे हो कि कोविड-19 के चक्कर में कोई भी किसी से मिलना नहीं चाह रहा है। दूसरा,
मैं खुद चाहती हूँ और उनसे प्रार्थना भी करती हूँ आपके चैनल के द्वारा से भी, और यही कहना चाहती हूँ कि सांसदीय निधि में से भी अगर कुछ बजट वो मेरे खोड़ा को दे देते हैं, कुछ मेरी नगर पालिका का होता है, कुछ मैं अपने विधायक जी से भी कहना चाहूँगी कि आप अपनी थोड़ी थोड़ी निधि मेरे खोड़ा को दे दीजिए, मेरे खोड़ा में टंकी बन जाए, मेरे खोड़ा को पानी मिल जाए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि वाह पूरे भाजपा की होगी, चाहे वो भाजपा का प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है या फिर हमारे सांसद जी है, विधायक जी है, चेयरमैन सबसे नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सब चेयरमैन सबसे नीचे है, लेकिन सबसे मजबूत आधार ये चेयरमैन है और इस समय महिला के हाथ में है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप वीके सिंह को डिजिटल माध्यम से, ठीक है मुलाकात नहीं हो पा रही है, पर डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पे मेल के द्वारा, आप अपने प्रपत्र के द्वारा आप वीके सिंह से मांगे करती हैं। पत्र के द्वारा क्या, मैं आमने सामने उनसे अभी कुछ समय पहले मिली भी थी, इस बात को लेकर भी उन्होंने भी कहा कि क्या नाम है, नहीं हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं मैम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है तो मुझे मालूम चला कि यहाँ पर कोई भी प्रसूति केंद्र नहीं है, क्योंकि 34 वार्ड हैं, 34 वार्ड हैं और आपके अनुसार लगभग 8 से 10 लाख आबादी है। कितनी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होंगी अभी भी, इस वक्त भी, और उस समय प्रसव के दौरान उनको एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। और अगर खोड़ा गांव में ही वो कोई ऐसा प्रसूति स्वास्थ्य केंद्र हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्यम वर्ग के परिवार है या निम्न वर्ग का परिवार है उसके लिए ये एक वरदान से कम नहीं होगा। तो इस संदर्भ में आपने अपने स्तर से कोई प्रयास किया क्या? जी, यहाँ पर छोटे छोटे क्लिनिक है जिनके माध्यम से महिलाओं को उनकी सुविधा अनुसार जो भी उनकी स्वास्थ्य जिस तरीके का भी आप प्राइवेट की सरकारी? नहीं, वो सरकारी और प्राइवेट दोनों ही हैं। हाँ जी। अच्छा। और उसमें अभी जैसे भी कोई भी बीमारी हो हमारे यहाँ बीच चलती है तो हम लोग कैंप के द्वारा भी जगह जगह कैंप लगवाते हैं और जगह जगह लोगों के चेकअप और उनकी जो भी कंडीशन रहती है, जिस तरीके की उनकी बीमारियां होती है उस तरीके की उनके इलाज के लिए अगर हमारे छोटे छोटे क्लिनिकों से वो अगर होता है तो ठीक, नहीं तो वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं जहां उनका हॉस्पिटल है। जिस भी हॉस्पिटल से, हर हॉस्पिटल का कैंप मैंने यहाँ लगवाया है और बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर आते हैं। और हाँ जी, महिलाओं के कुछ हॉस्पिटल्स के नाम अगर आप हमें बताना चाहें जिनके कैंप्स अगर आपकी याद में हो। जी, याद तो ऐसा होता है कि जैसे कि हाँ, गुरु तेग बहादुर के भी हमारे यहाँ पर आए थे और GTV के भी बहुत से आते हैं। और एक हमारा ये है क्या नाम है इसका, नहीं, आई केयर वालों का भी, हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से आके टेस्ट करने के बाद में उन्होंने चश्मे वगैरह भी महिलाओं को फ्री दिए, बुजुर्गों को फ्री दिए। सबसे ज़्यादा एक हॉस्पिटल है यहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल ही नहीं है, वो भी छोटा सा एक क्लिनिक है। हाँ, लेकिन ज़्यादा लोगों के बीच उसका कहते हैं ना कि एक शो ऑफ हो जाता है, वो नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंडर में या हमारे संज्ञान में कोई आ जाता है तो हम उसे वहाँ भेजने का काम करते हैं। डिलीवरी वहाँ फ्री होती है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो इस तरीके का मेरे खोड़ा में कोई मामला आता नहीं है। अगर कोई हाँ अपने तरीके से ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, अपने तरीके से वो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपके संज्ञान में नहीं आया ऐसा कोई केस? अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है। अगर आता है तो फिर हम अपने तरीके से अपनी गाड़ी के द्वारा हम हॉस्पिटल में भिजवाते भी है और डिलीवरी होने के बाद में उनकी छुट्टी भी करवा, यहाँ तक कि अगर कुछ खर्चा लगता है तो वो खर्चा भी मैं खुद अपने पास से देखती हूँ। लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे खोड़ा में हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और अगर हॉस्पिटल बनता है तो मेरे लिए और मेरे खोड़ा परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, कक्षा 12 तक कम से कम क्लासेस चलें प्रॉपर और अच्छी शिक्षिकाएँ हों, उस संदर्भ में आपने क्या कोशिश की है? जी, हमारे यहाँ पर 4 स्कूल है सरकारी। हाँ जी, और मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब स्कूल बहुत अच्छे हैं। किस किस क्लास तक चल रहे हैं वहाँ पे क्लासेस? शायद 8वीं तक है। अच्छा, 8वीं तक है। और अब हम लोगों ने अपनी नगर पालिका के द्वारा बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने पास किया कि उन स्कूलों को, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है कोई नया स्कूल की स्थापना करने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जगह हो जाए। जगह काफ़ी है लेकिन वो घिरी हुई है,
पहले जो वो माफियान थे उन लोगों ने मतलब अपने कब्जा करके चाहे रखा होगा। अपने बल से किया या कैसे किया, वो सत्ता में आके किया, उन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर किसी की 4-4 5-5 मंजिल इमारतें बनी हुई हो और उस पर मैं बुलडोजर चलवाती हूँ तो कितना बड़ा इशू, कितना बड़ा बवाल हो सकता है। लेकिन रिस्क लूँगी, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे जनता को कुछ देना होगा ना, क्योंकि आपका हाँ, काम है गैर जी, कानूनी जी, जी, चीज़ों पर कार्रवाई करना। हाँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए, जनता को भी चाहिए, जो हमारी जगह है, जो हमारे इस्तेमाल करने के लिए बनी है, उसको किसी के कब्जे में क्यों रहने दो। मैं भी एक दिन सर्वे पे लिख ली थी, तो जैसा मतलब देखने को मिल रहा था कि मतलब बच्चों के नीचे फर्श भी नहीं है, हाँ, एक कालीन बिछ रही है, उसमें बच्चों की ड्रेसें बहुत गंदी हो रही है, पानी का इंतजाम नहीं है कि बोरिंग नहीं है। 1-2 बार कुछ लोग मेरे पास भी आए थे कि हमारी बोरिंग ठीक करवा दीजिए, बोरिंग ठीक करवा दी मैंने। और वॉशरूम वगैरह भी जहाँ तक देखी जाए तो मतलब इतना मतलब वो चीज़ नहीं आ रही थी दिखने में कि भाई बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत सुंदर स्कूल है, हो सकती है। लेकिन एक छोटे छोटे प्रयास से, जैसे प्रयास आप से, लोग जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो प्रयास करेंगे तो शायद दिल्ली के नहीं, सरकारी मैंने स्कूल चारों जैसे स्कूल का बजट अभी पास करवाया है और जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है। चारों स्कूल अच्छा, बजट पास हो गया है, ये आप घोषणा कर रही हो? हाँ, क्या बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि मैं चारों स्कूलों को बहुत सुंदर करके देने वाली हूँ। हाँ, जब तक बच्चों के स्कूल खुलेंगे और मेरा बजट आ जाएगा और मैं अपना काम शुरू कर दूंगी और चारों स्कूलों को बहुत सुंदर बना कर दूंगी। तो रीना जी, उस वार्ड में, वार्ड नंबर 9 और 21 में जो है वो गली का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो पक्की आरसीसी सड़क है वहाँ पर, और वहाँ पर ब्रिक्स टाइल्स जो हैं वो बनाने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों का रोष है उसके लिए कि एक तो ऑलरेडी पक्की नाली थी वो तोड़वा दी गई, पक्की सड़कों को तोड़वा कर वो कर रहे हैं, तो इससे वो काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने कहा कि हमने ये काम रुकवाया है क्योंकि इससे हम नाखुश हैं। इस संदर्भ में आप वहाँ की जनता जो वार्ड नंबर 9 और 21 के उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे मतलब पक्की सड़क है, मैं मानती हूँ। अब जैसे सड़कें बनी हैं, कुछ सड़कें ऐसी थी कि कभी पहले बन गई थी, एक सड़क बन गई, 4 सड़कें छोड़ दी गई। वो सड़कें अब मेरे द्वारा बनाई गई है, तो उनका लेवल चेक करके बनाया गया कि इसका पानी का ढलाव किस तरीके से मतलब खोड़ा से बाहर जा सके, गली से बाहर जा सके, पानी ना रुक सके। दूसरा, अगर कहीं पक्की सड़क है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई तो फॉल्ट होगा, है? या तो फिर वहाँ पानी भर जाता होगा, वो सड़क नीचे चली गई होगी। दूसरा, अगर हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं उसमें बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये कि नंबर 1 कि हम लोग ज़्यादातर हमारी पानी की बोरिंग ख़राब हो जाती है और हमें वो बार बार बनवानी पड़ती है और उसमें कम से कम 3 से 4 या 10 घरों तक कनेक्शन जाता है। उसमें आप पक्की सड़क को अगर आप उखाड़ते हो तो उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सरकारी रोड कटिंग आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। इंटरलॉकिंग ऐसी है कि आप बड़े आसानी से उसे हटा सकते हो और उसे उसी तरीके से जॉइंट कर सकते हो। दूसरा, कभी बरसात आती है तो बरसात में हमारा विचार था ये कि बरसात का पानी ज़मीन में जाना चाहिए, जो हमारे खोड़ा का पानी का स्तर थोड़ा बढ़ सके। तो उससे हमें एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि हमारा पानी बिल्कुल ज़मीन में चला जाता है। तो मैं जनता को समझाना चाहती हूँ कि चेयरमैन कभी नहीं चाहेगी कि आपके पैसे का गलत इस्तेमाल हो। मेरे विचार ये रहते हैं हमेशा कि मैं जनता को ज़्यादा बेटर करके दूँ। एक चीज़ और है कि जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के तहत जितने भी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन का प्रावधान है। तो मैंने जो ग्राउंड जीरो पर देखा वो मैंने लगभग नदारद देखा उन डस्टबिन्स को कि गलियों में डस्टबिन्स नदारद है। और लेकिन हाँ, एक प्लस रिपोर्ट हमें ज़रूर मिली है। खुड़ा के लगभग अधिकतर जो जनता है उन्होंने ये कहा कि नगर पालिका की गाड़ी आती है हर सुबह गाड़ी प्रॉपर समय पे लेने आती है, लेकिन क्योंकि डस्टबिन्स प्रॉपर नहीं है तो वो खुले में कूड़ा पड़ा रहता है, उसकी आवश्यकता है। उस चीज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ। एक तो डस्टबिन हम लोगों ने गली गली में लगाए थे। दूसरा, हम लोगों ने घर घर जाकर भी 2-2 बाल्टी घर घर के लिए भी दी थी हमने कि भाई गीला और सूखा दोनों कूड़ा अलग अलग रखना है आपको। अब लोगों ने क्या किया कि जो हमने बाहर रोड पर जो डस्टबिन लगाए थे उनमें कचरा डालकर और आग लगाने का काम किया। अब मैं ये नहीं कहती कि मेरी जनता ने किया, विरोधी लोग भी करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं कुछ भी मतलब अपने खोड़ा को बहुत विकसित दिखा सकूं।
वो नहीं चाहते, इतना मुझे पता है। एक आखिरी शिकायत जो मुझे याद आ रही है, वार्ड नंबर 29 और 30 के बीच में, मैं अभी आपसे चर्चा भी कर रही थी कि बीच की एक गली है जहाँ पर कच्ची रोड है, कच्ची सड़क है, उसका निर्माण नहीं हुआ है, और ठीक उसी के बगल वाली जो गली है उसमें उस पर निर्माण हुआ है। तो वो जो छूट गया है वो उस पर निर्माण कब हो जाएगा? ऐसा है, काम चल रहा है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टेंडर में सारी गलियां नहीं आ पाती है। अच्छा। काफ़ी टेंडर छोड़ने पड़ते हैं हमको, कुछ गली अब ले ली, कुछ अगली नहीं, साल ठीक ले बगल ली। की हाँ। दोनों गलियां जो हैं वो बनी हुई हैं, एक बीच की वो गली जो है छूटी हुई है। शायद कुछ ना कुछ तो फॉल्ट हो गई उसमें, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, या तो सभासद द्वारा उसको अवगत नहीं कराया गया होगा, या फिर जेई के सामने कुछ ना कुछ परेशानी पड़ी होगी, क्योंकि कुछ लोग अपने मकान नीचे होने की वजह से रोड को रुकवा देते हैं। हाँ जी, उनका कहना ये हो जाता है कि अगर रोड उठ जाएगा तो हमारा मकान नीचे चला जाएगा, तो उसकी वजह से आप अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब तक जनता नहीं चाहेगी तो मैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये थी हमारे साथ एक युवा नगर पालिका अध्यक्ष हमारे इस उत्तर प्रदेश सरकार में, रीना गजेंद्र भाटी, जो प्रयासरत हैं कि लंबित इतने दिनों से जो पेयजल की समस्या है और स्वास्थ्य समस्या है और जितने भी बिजली को लेकर और भी जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द उनका निस्तारण हो। आगे भी आप द संडे पोस्ट से और भी रिपोर्ट्स खोड़ा गांव से देखते रहेंगे। नमस्कार।